बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। मैं दोबारा वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने कहा कि बहार है हर तरफ। हाँ जी, 400 बहार है, 400 फूल खिले में रंग रंग के। दिलफरेब कतों में जिंदगी दमकती है, इस हसीन मंजर से जामे जिंदगी ले लो, फेंक दो उदासी का जर्द मातमी चोला, चांद से चलन सीखो, लो हवा से गोयाई। ये हवा में इस तरह के तासुरात है। हवा में इस तरह के तासुरात हैं। हमें हर तरफ तो रंगीनियां भी नजर आ रही हैं, खूबसूरती बहुत ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि बाहर का मौसम है, लेकिन साथ ही साथ मौसम भी प्लेजेंट है। मतलब सर्दी की वो जो इंटेंसिटी थी, शिद्दत थी, वो कम हो चुकी है। ये वाला मौसम जो है वो प्लेजेंट है, बट अब आगे और बदल बसंत जाएगा। का दिन था और बसंत के साथ ही मैंने पहले भी एक बार कहा था, कहते हैं बसंत आई तो पाला उड़ंत। तो बसंत का दिन था, बहुत से इलाकों में मनाई गई, अगरचे पाबंदी है उसके ऊपर, लेकिन लोगों ने अपने फार्म हाउसेस के ऊपर उसको अरेंज किया हुआ था, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाया हुआ था। बहुत जबरदस्त किस्म की गहमा गहमी रही। अगर ऐसा हो ना, काश कि ये जो डोर है, धाती डोर, उसके ऊपर पाबंदी लग जाए, तो जो हमने अपने लड़कपन में, जवानी में बसंत के त्यौहार देखे हुए, पूरा शहर एक जैसे एक बसंती रंग में रंग जाता था। लोग कपड़े उस तरह के पहनते थे, आसमान पूरा ढका होता था पतंगों की वजह से, और मेले ठेले, उसके साथ पूरा बाहर का सीजन, फिर खानों के स्पेशल अरेंजमेंट बहुत जबरदस्त होता था। ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका बेड़ा गर्क कर दिया धाती डोर बनाने वालों ने, और उसकी वजह से जो लोगों के गले कटे, जो नुकसान हुआ, तो बहुत सी जाने गई। ये वाली तो फेस्टिविटी बसंत की मुझे भी याद है, लाइक बचपन था शायद मेरा उस टाइम, लेकिन वो याद है। बारबेक्यूज छतों पर बन रहे होते थे, गुड्डियां, डोरें, फिर किसके घर सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं, पतंग आई है, सबसे बड़ी पतंग आई है, ये इसका बड़ा क्रेज होता था। फिर एक पतंग जो सबसे बड़ी होती थी उसको कई कई लोग उड़ा रहे होते थे। हरमीत से पूछा पतंग लूटना, हाँ, इतनी उसने कभी पतंग लूटी है या नहीं लूटी? अस्सलाम वालेकुम हरमीत, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। बिल्कुल, पतंग ये बसंत जो है बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई जाती थी हमारे यहाँ भी, और जो साथ साथ में रंग बिरंगी कपड़े जो है वो लोगों ने एक ड्रेसिंग की होती थी, और फिर खाने पीने की इनविटेशन भी होती थी, तो पूरा एक महफिल सजती थी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि धाती धागों ने बहुत ही नुकसान दे दिया इस बसंत को। और आज अगर हम देखें तो सिर्फ बहुत सारी चीजें, कल हम रावलपिंडी में देख रहे थे कि जो मनाने की कोशिश भी कर रहे थे तो उनको छतों से उतार के थाने ले जाया गया, और फिर जिस तरह वो ऑपरेशन चल रहे थे, तो जाहिर बात है कि अब जो नुकसान है वो नुकसान तो पहुंच रहा है। लेकिन ये चीज ना होती तो बड़ा खूबसूरत ये मेला सजता था बसंत का। ये बसंत की जो बहार होती थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को याद किया जाता है, और खासकर पंजाब जो है इस पर ज्यादा फोकस। और लाहौर की हमने तो जो वीडियो देखी है पुरानी, खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, वही बात फिर मैं करूंगा कि खुद बड़े मजे की है, लेकिन जब हमारा वक्त आया तो बहुत सी पाबंदियां। लेकिन उनकी जो वीडियो आप देखी कि कैसे वो खड़े और किस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत सी पुरानी वीडियोस को देख के हमें अंदाजा होता है कि किस तरह ये मेला सजता था और किस तरह ये मेला होता था। तो लेकिन वक्त के साथ साथ चीजों में अगर आनी चाहिए मजीद जिद्दत, लेकिन हमारे यहाँ उसमें हमने देखे कि वो चीजें जो है जवाल की तरफ जा रही है। अब हरमीत ने अभी जो बोला ना कि इमरान खान साहब ने अपने वक्त में एंजॉय किया, अब मैंने कहा ये कहीं वो फेक न्यूज में आ जाए, हरमीत के ऊपर केस बना हो, पता चले। ये अच्छा चलिए हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास वीडियोस है सर, उसके लिए सबूत है। चलिए अभी जरा शो में आगे बढ़ते हैं ना, रन डाउन बता देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और डेली डोज। सो टॉप की आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले डेली डोज के साथ आगाज, उसके बाद दांतों की हाइजीन किस तरह से बरकरार रखी जाए, दांतों के मुख्तलिफ अमराज, बीमारियां, उनसे किस तरह से बचा जाए, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्लस आलमी मादरी जुबान का दिन, और अगर हम देखें पंजाबी को, अगर हम देखें बहुत सी जुबानें ऐसी हैं जिनको बहुत से मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हम पंजाबी का जिक्र करेंगे, सुबह पंजाबी का, और क्यों उसको प्रमोट करने के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो रहा। हर जुबान का, जैसे बलोच है तो उनके लिए बलोची की अहमियत है, सिंध है तो सिंधी की अहमियत है, सराइकी इलाका है सराइकी की अहमियत है, खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे अपनी जबान की पश्तो की अहमियत है। तो हर जबान का मतलब इस लिहाज से होना चाहिए एहतराम अपनी जगह, और उनको प्रमोट करने के लिए जितना भी कुछ किया जाए वो कम है। सही।
आगे बढ़ेंगे और एक सेगमेंट जनाब हमारा ये होगा सियासत में गैर अखलाकी और बेबुनियाद इल्जामात का रुझान, हुकूमत ने सख्ती से निपटने का फैसला किया है। पीका ऑर्डिनेंस को हम डिस्कस कर रहे थे, इसको भी हम आगे चलकर इस पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज सहाफती तंजीमें और अपोजिशन मीडिया के बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत इस आड़ में पीका ऑर्डिनेंस की आड़ में आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनको खत्म कर रही है, दबा रही है। सो इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेम्स फॉकनर के पीसीबी पर इल्जामात पीसीबी ने पीएसएल के लिए बैन कर रखा है। सर इसको भी आज हमने डिस्कस कर। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अहम है। उसकी वजह यह है कि जेम्स फॉकनर ने जो इल्जामात लगाए वो बड़े भयानक खौफनाक किस्म के हैं, और उसने जो तोड़ फोड़ की, यहाँ पे फानूस तोड़ दिया जिस होटल में था, बदतमीजी की, और इमिग्रेशन हुक्काम से बहुत बदतमीजी की। हाँ, और उसकी जो पास हिस्ट्री अब निकाली जाए तो वो बदतमीज मशहूर है। इंग्लैंड में उसको शराब पी के ड्राइविंग करने के इल्जाम में जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ी थी। उसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने नस्ली इम्तियाज के ऊपर प्लेयरों के ऊपर घटिया इल्जामात लगा दिए। तो वो बेसिकली बंदा ही इस तरह का है, फजूल सा। तो मेरे ख्याल में उसको जरा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, उसके पैसे उसके मत्थे मारे और मुंह पे मारे। 70% पेमेंट हो गई थी और एक बैंक में हो चुकी थी। फॉकनर का ये कहना था कि दूसरे बैंक में की जाए, लेकिन वो पिछली रकम भी नहीं दे रहे थे। उस हवाले से भी थोड़ा सा मामला बिगड़ा। बट एनीवेज मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे और इसके अलावा कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जरा हम आज का एडिटोरियल देख लें। सो हमारे जहां पर हम एक तरफ कहते हैं हम क्या, हर कोई फील कर रहा है, हर पाकिस्तानी इस परेशानी से दो चार है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, ये इस वक्त तीन बड़े मसले हैं पाकिस्तान के। और ऐसे में पीडीएम के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग बहुत ज्यादा सुसाइड्स की तरफ आ रहे हैं। वहीं पर हमारे वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ये बात कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान 139 ममालिक में से जो महंगाई है उसके एतबार से बड़ा कम नंबर है। ये पता नहीं वैसे शौकत तरीन साहब को या हुकूमत को इस तरह के फिगर्स कौन देता है, कहाँ से आते हैं। यहाँ पे हकीकत यही है कि दोबर हो गया, जीना मुश्किल हो गया, इस कदर महंगाई है ज्यादा। इसके नीचे ही खबर लगी हुई है एक अखबार में, और वो ये है कि आटे की कीमत में 50 रुपए फी 20 किलो के हिसाब से इजाफा कर दिया जाए। तो हमने जैसे पहले ही देखा कि एक चीज महंगी होती है, फिर दूसरी चीज महंगी होती है, फिर तीसरी चीज महंगी होती है, फिर उनका बहाना बना के 6 चीजों को और महंगा कर दिया जाता है। अभी पेट्रोल की कीमत हमने ये देखा कि 160.35 पे इस वक्त मिल रहा है। कल मैंने भरवाया 160 से भी ऊपर गया हुआ है। हाँ। कुछ गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, कुछ पेट्रोल पंप मालिकान खुद बढ़ा लेते हैं। गवर्नमेंट ने तो 159 कुछ किया था ना, मैं भी पेट्रोल जब डलवाती हूँ 160.35 कुछ उस तरह से, तो वो आपके बन जाते हैं 161 रुपीज, उतने उस तरह से हो जाते हैं। तो मतलब अच्छा वो हुआ। उसके साथ ही बिजली की फी यूनिट प्राइस बढ़ा दी गई और वो भी मलबा डाला गया। अभी कहा जा रहा है कि जनाब 6.5 रुपए फी यूनिट फिर बढ़ाई जाएगी बिजली। तो इसका बहाना बना के दी जाएगी, बिल्कुल इसका बहाना बना के फिर फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्ट्स जो है उनको महंगा करेंगी। जो ट्रांसपोर्टर है वो किराए ज्यादा करेंगे, ट्रांसपोर्टर किराए ज्यादा करेंगे तो जितनी अजनास है उनकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी, अजनास की कीमत बढ़ेगी तो मतलब आप एक सिलसिला है। ऐसे में शौकत तरीन साहब का सब अगर हम देखें कुछ शहरों में तो चेक एंड बैलेंस अगर थोड़ी बहुत हो भी रही है, चाहे हम लाहौर या इस्लामाबाद की अगर बात करें, लेकिन ऐसे इलाके हैं, ऐसे शहर हैं जहां पे मनमाने जो है किराए वसूल किए जा रहे हैं, उससे पहले भी किए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, उसी तरह जो चीजें हैं वो उससे 3 गुना 4 गुना जो है लोगों ने किराए बढ़ा दिए। ऐसे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में, अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे उन्होंने सीधी बात करनी है आपसे कि भाई पैसे इतने देने तो ठीक, नहीं तो नहीं जाना तो वापस जाओ। तो ये चीजें जो है उसकी तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर टमाटर आप आज देखें, आजकल टमाटर की प्राइस 180 रुपए जो है वो फी किलो, 150 160 और आज 180 रुपए वो मिल रहा है। तो हर चीज जो है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई। और ये जो 139 ममालिक में हमें शामिल कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी तो लेके आए ना कि वहां लोगों की जो इनकम है वो कितनी है, हमारी कितनी है, फिर वहां पे और जो सहूलियात है वो कितनी है, हमें क्या सहूलियात मुहैया है।
تو لیکن روز صاحب کی بات درست ہے کہ اعداد و شمار جو ہے یہ فگر کون دیتا ہے ان کو, کون ان کی جو بیوروکریسی ان کو تھما دیتی ہے اور یہ آ کے ٹیلی ویژن پہ بول لیتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں, بٹ اینی ویز ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور ڈیلی ڈوز کی طرف آئیں گے. اس کی سب سے پہلی جناب ہمارے پاس سٹوری انتہائی انٹرسٹنگ ہرمیت بھارت سے ہے, اور بھارت کے ویسے میں نوٹ کرتی ہوں ہم اکثر جو انوکھے نت نئے قسم کی سٹوریز منفرد کارنامے ہیں وہ ہم بھارتی ریاستوں سے ہی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک 100 سالہ شخص ہے, اس نے دوبارہ شادی کی ہے اپنی ہی ایک بیوی سے, بٹ اس کا انداز میرے خیال میں ان کی محبت اتنی کمال ہے کہ انہوں نے محبت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے, اور انہوں نے دوبارہ شادی کر کے لائک اس چیز کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا, اور ان کی اس شادی میں جو دوبارہ انہوں نے شادی کیا ان کے اپنے بچے بھی تھے, پھر ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں, پھر کیا کہتے ہیں پر پوتے, یہی کہتے ہیں نا پر پوتے کہتے ہیں نا, پر پوتے وہ بھی تھے پر پوتیاں. وہ اس کو بھی شوق ہوگا ہرمیت, وہ جو ایک ساتھ بار بار شادی کرتے تھے, بڑھاپا آ گیا پھر بھی شادیاں کر رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ اتنی شادیاں کیوں کرتے ہو, تو یعنی شادی کا شوق نہیں ہے اصل میں. جیسے پنڈال میں کہا جاتا ہے نا کہ منڈے نوں لے آؤ, تو اس وقت میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا 100 برس کی عمر میں ان کو کوئی کہے منڈے نوں لے آؤ. 100 برس کا دلہا منڈا. لیکن دیکھیں انہوں نے شادی دوبارہ کیا نا تو اپنی بیوی سے ہی کیا. ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں منڈے, آواز آئی ہوگی نا منڈے کی بات ہی ٹھیک آتی ہے روز صاحب. پتہ لگے نا لوگ سمجھیں 100 سال کی عمر میں دوبارہ شادی تو وہ کوئی صاحب ہو اور وہ نئی دلہن تلاش کرنے نکل جائے, نہیں, انہوں نے 90 سال کی اپنی بیگم ہے اور اسی سے دوبارہ شادی کی ہے. اینی ویز ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجاب تنازع شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے بھارت میں, اسی پر ہی بالی ووڈ کی سابق اداکارہ ہے زائرہ وسیم, انہوں نے رد عمل دیا ہے اور اس چیز کو انہوں نے بیس بنا کر یہ بات کی ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ حجاب کرنا یا نہ کرنا آپ کی ذاتی رائے سے بالا تر ہے, لائک یہ آپ کے اسلامی احکامات ہیں اور آپ کو ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. اس کے ساتھ ساتھ دوسری انہوں نے obviously کرٹیسائز کیا ہے جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, اور انہوں نے اس چیز کو بھی یہ بات کہی ہے جناب کہ ایسی تمام چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات لازمی طور پر کیے جانے چاہیے. اب اس سے دو باتیں آتی ہیں, ایک تو زائرہ وسیم بڑی ابھر رہی تھی اداکارہ کے طور پہ, اور اگر ہرمیت میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ دنگل میں تھی, دنگل میں انہوں نے کام کیا تھا عامر خان کے ساتھ, اور اس کے علاوہ بھی بڑی فلمیں ان کی دنگل میں, ہاں دنگل میں تھیں, اس کے علاوہ بھی بڑی فلمیں ان کی مشہور ہوئی ہیں اور بڑی اپ کمنگ آرٹسٹ تھیں, لیکن انہوں نے عین عروج پہ آ کے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا. اب یہ مسکان والا جو واقعہ ہے وہیں سے ساری بحث چلی حجاب اور نا حجاب کی. یہ جو زائرہ وسیم ہے اس کے بارے میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے فیملی پریشر بہت زیادہ تھا, اور یہ کہ فلم انڈسٹری کو چھوڑا جائے اور گھر میں پابند رہا جائے, تو انہوں نے وہ چوز کیا اپنے اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزارنا. تو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا, کرٹیسائز بھی کیا گیا, دونوں طرح کی باتیں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ کرناٹکا میں کریک ڈاؤن ہوا, تقریباً 58 کے قریب مسلمان بچیاں جنہوں نے حجاب اتارنے سے انکار کیا تھا اور ایک جلوس کی صورت میں باہر نکلی تھی, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا اسکولوں سے. تو وہ بھی ایک خبر ہے ساتھ ہی اس کے ملا لیں تو ہندوستان میں عجیب و غریب سی صورتحال چل رہی ہے. اس صورتحال میں ایسی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں جو بنیادی طور پہ آپ ان کو کہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ جو حجاب ہے اس کا حق عورت کو ہی دیا جائے, عورت اپنی مرضی کرے, وہ چاہے تو حجاب لے چاہے تو نہ حجاب لے. روز صاحب جو معاملات چل رہے ہیں, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, جس طرح یہ جو خواتین نے احتجاج جو نکالا تھا اور پھر ان کو سسپینڈ کر دیا گیا مختلف چیزوں سے, اسکولوں سے, کالج سے, یونیورسٹی سے نکال دیا گیا, لگ یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو مسلمان ایجوکیشن کی طرف آ رہے تھے اور دوبارہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے تھے, ان کو کسی نہ کس طریقے سے اب ایجوکیشن سے اور خاص کر ان خواتین کو ٹارگٹ کرنا, ان کو روکنا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ان کے سی ایم اور ان کی جو بیان آیا تھا کہ ٹوپی بھی ہم نہیں رہنے دیں گے, یعنی سر پہ ٹوپی بھی جو ہوگی مسلمان کو وہ بھی ہم نہیں رہنے دیں گے. اس قسم کے حالات جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہیں, اور جس میں نہ صرف ہندوستان کے کچھ میڈیا چینل جو ہے جو گودی میڈیا نہیں ہے تو وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو بڑا خطرناک دے رہے ہیں کہ یہ
ہندوستان کے لیے. اور اس میں ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بہت بڑے لیڈر ہیں ہندوستان کے اور ہندو ہیں, وہ بھی اس چیز کے اگینسٹ آئے ہوئے کہ ہندوستان کو جان بوجھ کر بی جے پی جو ہے وہ بانٹ رہی ہے, اور اس کو ٹکڑوں میں اگر یہ جائے گا ہندوستان تو اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ بھی, اس کے ذمہ دار جو ہے وہ بی جے پی ہوگی, اور میرے خیال میں بی جے پی کرنا بھی یہی چاہ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اسی کے ساتھ ابھی ہمارے پاس وقت مختصر ہے, ہم نے اپنی اگلی سٹوری کی طرف آنا ہے. نیکسٹ سٹوری ہمارے پاس جناب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹرابیری کاشت ہوئی ہے, اور یہ اپنی نوعیت کا یہ بھی ایک انوکھا ہی واقعہ ہے. اسرائیلی ایک کسان ہے جس نے یہ کاشت کی, اور اس کا وزن جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ عام اسٹرابیری سے 5 گنا زیادہ ہے, اور یہ 10 آؤنس کے قریب بنتی ہے, اور 280 گرامز لائک آپ اس کو کہہ لیں. سو یہ اتنی بھاری اور اتنی بڑی لائک وہ ہے, اور یہ نارملی یہ بھی اس کے میں جو پڑھی تھی سٹوری تو یہ تھا جنوری اور فیبرری میں اسٹرابیری کی کاشت اچھی ہوتی ہے, بٹ اتنی بڑی شیپ والی جو اسٹرابیری ہے یہ کوئی انوکھا اور پہلا واقعہ ہے, اور اس کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل بھی کر لیا گیا. اسرائیلی کاشتکار ہے یہ جی, ایریل چاہی میرے خیال میں شاید اس کا نام ہے, اور اس نے یہ گرو کی ہے. وہاں پہ بہت تجربات ہو رہے ہیں سائنٹیفک انداز میں, اگر دیکھا جائے تو زراعت کے میدان میں بھی پہلے انہوں نے جیسے وہ ڈرپ ٹیکنالوجی ایجاد کی, بہت کم پانی کے ساتھ اب فصلوں کو زیادہ سبزیاں پھل اگاتے ہیں, اس کو ہمارے یہاں بھی کیا گیا. مالٹے کی بہت سی اقسام انہوں نے بنائی جو یہاں پہ لی گئی ہیں. تو ہمیں سیکھنا چاہیے بنیادی طور پہ, اور اس سے سیکھنے والی بات یہی ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کو سائنس کے میدان میں اتنا آگے ترقی دیں کہ ہمارے سائنسدان, ہمارے کاشتکار, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا نام بھی دنیا جہان میں مانا جائے, بجائے اس کے کہ ہم کرتے رہیں بیٹھے ہوئے اور ہم ان پڑھ سے ملک کے طور پہ اپنے آپ کی پہچان بنوائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری جناب وہ بھی بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سٹوری ہے. بھارت کے ایک شہری نے اپنے فن کا اظہار کیا ہے. وہ کس طرح سے کیا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں, بٹ ہرمیت بچپن میں ہم ایسی بہت سی سٹوریز پڑھتے تھے, اور ابھی بھی اکثر بچوں کے لیے بھی ایسی موویز ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا کسی بھی انسان کے ساتھ, اور وہ بونوں کی دنیا میں چلا گیا. نارملی ایسا کارٹونز میں ہوتا تھا. اچھا, اب حقیقی دنیا میں ایسا ہوا کہ بھارت کے ایک شہری نے ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا, اور چھوٹے چھوٹے برتنوں میں اس نے نئے قسم کے جو کھانے تھے, پکوان تھے, وہ پیش کیے, اور اب پوری دنیا سے داد وصول کی جا رہی ہے. یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ہی واقعہ اور انوکھی سٹوری ہے. مجھے یاد ہے وہ گلیورز ٹریولز ایک مشہور ناول ہے جس میں ایک کیریکٹر مختلف دنیاؤں میں پہنچ جاتا ہے. اس میں ایک جو بونوں کی دنیا میں بھی پہنچتا ہے, اور وہ لیلی پوٹینس کا علاقہ کہلاتا ہے. تو وہاں پہ جا کے وہ مختلف زندگی گزارتا ہے. جس طریقے سے جن لوگوں کو شوق ہو فکشن کا وہ ضرور پڑھیں. یہ گلیورز ٹریول بہت شاندار کتاب ہے, اس کو پڑھا جانا چاہیے. لیکن بہرحال یہاں پہ بات ہو رہی ہے چھوٹے برتنوں کی, تو یہ آپ ویژول بھی دیکھ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے برتنوں میں اس آدمی نے پکا کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا حمید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو ظاہری بات ہے کہ جو نت نئی چیزیں آ رہی ہیں, نت نئے شوق ہیں انسان کو, انسان مختلف چیزوں میں جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں, تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں. وہ ویڈیو جب آتی ہے سامنے تو مزے کی ہوتی ہے, اور دیکھنے والوں کو بھی حیران کر دیتی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ چھوٹا سا, ہاں چھوٹے چھوٹے برتن ہیں, اور اسی میں وہی کھانا بنانا یا رکھنا یا کرنا, تو سب سے ڈفرینٹ چیزیں, اور ڈفرینٹ چیزیں انسان کو حیران کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی ہم ڈیلی ڈوز کی لاسٹ سٹوری کی طرف آئیں گے, اور ڈیلی ڈوز کی لاسٹ سٹوری ہمارے پاس جناب یہ. اچھا, جب میں پڑھ رہی تھی نا تو وہ اس کا کیپشن کہہ لیں, پہلی لائن یہ تھی کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے, اور یہاں پر ٹانگیں کاٹ دی گئیں. تو ٹانگیں کس طرح سے کاٹی گئی؟ ایکچولی بنو میں, لائک کے پی کے کا ضلع بنو, یہاں پر ایک مجسمہ نصب تھا تزئین و آرائش کی غرض سے گھوڑے اور گھڑ سوار کا. سو نامعلوم افراد آئے اور انہوں نے گھوڑے کی اگلی 2 ٹانگیں کاٹ دی, گھڑ سوار کی 1 ٹانگ کاٹ دی, اور وہ لے کر بھاگ گئے. ہاں, یہ افسوسناک یہ افسوسناک ہے. جو حرکت کی وہ مجھے سمجھ نہیں ہے, لائک 2 ٹانگیں کاٹ کے ان کو کیا ملے گا یہ حرکت کر کے. جہالت کی انتہا ہے ہمارے. کچھ ایسی چیزیں ہم میں آ رہی ہیں, جہالت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ہری پور میں جو مجسمہ تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا. اسی طرح جہاں جہاں مجسمے جو ہے کسی نام پہ ہیں, کسی جو ہے عظیم کوئی نہ کوئی بادشاہ کے نام پہ, یا شہر میں جس نے جو کوئی فتوحات جس نے حاصل کی, کوئی بندہ ہم چھوڑنے والے ہیں نہیں. بس ہم اس قسم انتہا پسندی کی طرف ہم بھی بڑھ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, کوئی نہ کوئی, آپ نے دیکھو اس سے پہلے کتنی ویڈیوز آئی ہیں, جناح صاحب سے اینک جو ہے وہ کسی نے چرا لی, پھر وہ ہاکی والی جو تھی, ساری چیزیں.
तो अफसोस होता है इस तरह चीजों की। हाँ बिल्कुल जी, मैं एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें आती हैं और तकलीफ होती है दिल को। मैं एग्जैक्टली समीउल्लाह की बात करने लगा था कि बहावलपुर में जब हमने देखा था कि समीउल्लाह का मुजस्समा जो है वो गेंद और हॉकी को लेके चला गया, गायब हो गया, तो पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को और जितना मुझे ज्यादा लगता है एजुकेट इससे करें। बाकी इन चीजों से क्या मिल जाएगा आपको जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं? कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में, महज शरारत होती है या पता नहीं क्या चीज उनके अंदर होती है जो वो इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर देते हैं। बट इनको कंडेम भी करना चाहिए और मेरे ख्याल में सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। एनीवेज, यहाँ पर हम डेली डोज को लगाएंगे फुल स्टॉप। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। दांतों की हिफाजत बहुत जरूरी है और दांतों की हिफाजत किस तरह से की जाए, इसके लिए अगर हम देखें तो कोलगेट स्पार्कल जो है एक बेहतरीन किस्म का टूथपेस्ट है। इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स को देखें, इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर। ये जो तीनों चीजें हैं ये हर एतबार से कोलगेट स्पार्कल को एक मुकम्मल किस्म का टूथपेस्ट बनाती हैं। फ्लोराइड जो है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है आपके दांतों को मजबूती फराहम करता है, आपके दांतों में कैविटीज नहीं लगती और जब कैविटीज नहीं लगेंगी तो ऑब्वियसली कीड़ा भी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें पर्ल पाउडर को, सो मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है, उनके दांत जो है वो डल होना शुरू हो जाते हैं। सो पर्ल पाउडर आपके दांतों को सफेदी फराहम करता है। और जो लौंग है, लौंग की जहां तक बात है, लौंग जो है वो आपके दांतों को ठंडा गर्म लगने से बचाता है और इसके साथ साथ दांतों की मुख्तलिफ तकलीफ से भी आपको बचाता है लौंग। इसके अलावा जो आपकी सांस होती है वो महकती भी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि इस टूथपेस्ट का फायदा आपको भरपूर अंदाज में हो और आपके दांत मुकम्मल सेहतमंद रहें, तो इसके लिए जरूरी है कि दिन में 2 मरतबा आपने अच्छी क्वालिटी के टूथ ब्रश के साथ कोलगेट स्पार्कल को इस्तेमाल करना है। इसके लिए सिर्फ यही नहीं, ना सिर्फ ये बल्कि कीमती इनामात जीतने का मौका भी है, लेकिन वो मैं आखिर में बताऊंगी। उससे पहले जरा रऊफ साहब कुछ बताना चाहते हैं आप? जी, मतलब 2 दफा रोबा ने कह दिया, तो 2 दफा में ये है कि आप जब भी अपने दांत साफ करें कोलगेट स्पार्कल से करें। यस, कोलगेट स्पार्कल अच्छे वाले टूथपेस्ट से करें। और साथ में ये कि 2 वक्त ऐसे हैं जिसमें आपको खास तौर पर अपने दांतों की सफाई रखना बहुत लाजिम है, और वो ये है, एक तो रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, कुछ भी आपने खाया उसके बाद रात सोने से पहले अपने दांत जरूर साफ करें। और दूसरे सुबह जब आपने नाश्ता कर लिया हो तो अपने दांत साफ करें, सॉफ्ट ब्रश से अच्छी तरह से अपने दांत साफ कर लें। दूसरी चीज ये कि कोई भी मीठा आपने खाया हो दिन में, तो मीठा खाने के बाद दांत जरूर साफ करें, क्योंकि मीठा आपके दांतों को कीड़ा लगने से महफूज नहीं रखता, उसमें कीड़ा लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रूम साहब, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैंने कोलगेट स्पार्कल लिया और यूज भी किया, बड़े मजे का टूथपेस्ट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि रूम साहब ने बताया कि भाई थोड़ी बहुत सर्दी है ना, मजा भी आता है खाने पीने का, और फिर हलवा भी अगर बन जाए गाजर का तो दिल नहीं करता है ब्रश करने का, रात को ऐसे अमूमन होता है। लेकिन मैं सबसे ये कहूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि जब आप बहुत अच्छी चीज भी खा लेना, मीठा हो चाहे जो भी हो, खट्टा हो मीठा, खाने के बाद ना ब्रश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है रात को सोने से कबल अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और बहुत सारी जर्म्स जो है जो जन्म लेती है रात सोते वक्त, तो उनसे आपको बचा जा सकता है। तो बहुत ही मैं तो ये कहूंगा, और कोशिश कीजिएगा कोलगेट स्पार्कल बहुत ही बेहतरीन, जिसमें जो चीजें हैं, जो पर्ल पाउडर है, फ्लोराइड है, लौंग है, तो बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। और जो रात की तो तकलीफ होती है दांतों में दर्द की, वो भी कमाल है, भी बच सकते हैं उससे भी। बिल्कुल ठीक, फायदे बेशुमार हैं और सिर्फ फायदे ही नहीं, कीमती इनामात भी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए बड़ा आसान सब प्रोसीजर आपने करना क्या है कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर कोलगेट स्पार्कल के साथ हमें व्हाट्सएप करनी है, हम अपने मॉर्निंग शो में भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी पिक्चर दिखाने के साथ साथ आप लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं और फिर कीमती इनामात भी जीत सकते हैं। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर आयशा डेंटिस्ट हमारे साथ शो में मौजूद है। आयशा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं, दांतों की मुख्तलिफ बीमारियां कौन सी हैं जो कॉमन है, और फिर उन बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है? जी, मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स हमारे पास विजिट करते हैं उनका इशू जो होता है वो ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू का आना, बैड ब्रेथ के साथ आते हैं, स्टेनिंग बहुत ज्यादा होती है, या दांतों में ठंडा गर्म लगता है। ठीक है, तो ये सब इश्यूज जो हैं वो पेशेंट को तब होते हैं जब उनकी ऑरल हाइजीन अच्छी नहीं होती है, लाइक वो ब्रशिंग
प्रॉपर नहीं कर पाते, ठीक है। ब्रश एक तो सॉफ्ट ही, जैसे कि उन्होंने बताया कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, ट्वाइस अ डे आपने ब्रश करना है। और इसके साथ अगर आप माउथ वॉश भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आफ्टर ब्रशिंग माउथ जो है वो रिकमेंडेड होता है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग गम्स का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आपको डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें डिपॉजिट्स जो हैं वो आपके मसूड़ों और दांतों के दरमियान में एक्यूमुलेशन होती है उसकी, ठीक है। तो वो जब हार्ड हो जाते हैं तो वो टूथ ब्रश से रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप विजिट करेंगे तो लाइक आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करेंगे कि आपको फर्दर स्केलिंग की ज़रूरत है या जो भी आपका ट्रीटमेंट होना है, ठीक है। तो आपकी स्केलिंग के बाद, आपके डिपॉजिट्स रिमूव करने के बाद आपके जो ये सारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक, जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स विजिट करते हैं, लाइक उनको 80% बैड ब्रेथ और ब्लीडिंग गम्स एंड सेंसिटिविटी। बैड ब्रेथ जो है उसके लिए वैसा से कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है या वो इसी में साथ में इसी शामिल? स्केलिंग के साथ ही दांतों की सफाई जिस तरह है, आपके जितनी गम्स आपके हेल्दी होंगे उतनी आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। अच्छा, मैंने एक सफाई। चीज नोट की है, कुछ लोगों के प्रॉब्लम होती है मुंह से स्मेल आती है और कुछ लोगों के सांस में स्मेल आती है, दोनों में फर्क क्या है? और जो सांस की स्मेल होती है वो भी समहाउ आपकी ओरल हाइजीन से लिंक करती है। जी बिल्कुल, मोस्टली जब लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा एक स्मेल आती है। उसकी दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो आपकी ऑरल हाइजीन अच्छी नहीं है, लाइक आप अपने दांतों की सफाई अच्छी नहीं रख पाते, ठीक है। सेकंड कॉज जो है वो आपका स्टमक भी, कुछ पेशेंट्स का स्टमक इशू होता है, उसकी वजह से भी होती है। लेकिन इस चीज को रूल आउट करने के लिए ऑब्वियसली विजिट करेंगे, आपके दांतों की कंडीशन देख के अगर आपके दांत साफ हैं तो डेफिनेटली वो आपकी जो कॉज है वो आपके स्टमक की होगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक जी। मैं एक अच्छा डॉक्टर, अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो कहते हैं कि भैया हम तो ब्रश करते हैं, रेगुलर करते हैं, 2 दफा करते हैं, फिर भी दांत जो है वो चमकदार नहीं होते, मतलब वो पीलापन जो है उसी पर रहता है। इसकी क्या वजूहत होती है? 80% पेशेंट्स ऐसे ही कहते हैं। पेशेंट्स को मोस्टली लगता है कि वो ब्रश अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता, ठीक है। ब्रशिंग में ये है कि हम टाइम प्रॉपर नहीं देते, 2 मिनट्स ब्रशिंग हमने करनी है। अगर 2 मिनट्स ब्रशिंग और दांत की हर सरफेस को साफ किया जाए, क्योंकि मोस्टली हम जल्दी जल्दी में ब्रश करते हैं और उसमें हमसे बाहर बाहर से साफ कर रहे होते हैं दांतों को, और इनर साइड जो है वो निगलेक्टेड रह जाती है। और जो डिपॉजिट्स जो हैं वो डिपोजिशन ज्यादातर होती भी इनर साइड पे है। तो प्रॉपरली 2 मिनट्स ब्रशिंग विद सॉफ्ट ब्रश, और उसको टाइम लाइक अगर काउंट करके हम करें तो हम दांत की हर सरफेस को साफ कर सकते हैं। और उसके बाद ही सफाई बेहतर होगी जब आपकी टेक्निक लाइक आप जिस तरह से दांतों को साफ करना है वो आप कर पा रहे हैं। पेशेंट्स जल्दी में उस तरह नहीं मेंटेन कर पाते जैसे कि करना चाहिए, इस तरह कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स कुछ रह जाते हैं, और जब रह जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग गम्स की इशू स्टार्ट होता है। ये जो लोगों को बहुत को शक होता है, मैं अपने बेटे से भी बात कर रहा था, मैंने उसको कहा कि देखो डॉक्टर सारे के सारे जितने भी हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं वो कह रहे हैं सॉफ्ट ब्रश से साफ करना चाहिए। वो कहता नहीं मैं जब तक हार्ड से ना करूं मेरी तसल्ली नहीं होती। ये तसल्ली वाला एलिमेंट क्या है, मतलब, और उसका क्या नुकसान है फिर? हार्ड ब्रश में तो आप तो स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर हम यूज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हार्ड, तो फिर कंपनीज बनाती क्यों है हार्ड ब्रश कि उसको फायदा नहीं है? तो ये तो आप कंपनी से बहुत कुछ बना नहीं नहीं, लेकिन वैसे कह रही हूँ जब उसका कोई फायदा ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करना नुकसान है, चाहिए, तो बल्कि उल्टा नुकसान है। लेकिन मतलब ऑब्वियसली गम्स की कंडीशन अगर आपकी ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ, जैसे हम फायदा है इसका कोई अगर आप ऑफ एंड ऑन यूज करें। नहीं, नुकसान ऑफ एंड ऑन करेंगे तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर रेगुलरली आप हार्ड ब्रश ही यूज कर रहे हैं तो वो आपके जो हमारी दांतों की लेयर होती है इनामल, जो कि सबसे पहली लेयर है, उसको फिर डैमेज करता है। और ये अमूमन मैंने देखा कि जो स्मोकर्स का मतलब ब्रश आता है ना, या स्मोकर्स जो है वो हार्ड ब्रश से ज्यादा हार्ड ब्रश से करते हैं क्योंकि उनके स्टेन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, स्टेन्स खत्म होते हैं? स्टेनिंग ब्रशिंग से मतलब हाइजीन मेंटेनेंस, स्मोकर्स की जो स्टेनिंग उसके लिए तो आपको वो करना पड़ता है, स्केलिंग करवानी पड़ती है स्टेन्स रिमूव करवाने के लिए। लेकिन स्टेनिंग तो आपकी फिर कॉफी इंटेक ज्यादा है, टी इंटेक ज्यादा है, नॉर्मल ड्रिंक्स हम पीते हैं क्योंकि उसके बाद हमने रिंस नहीं करते, ठीक है। अगर हम सिंपल पानी के साथ कुली भी कर लें, ये चीजें यूज करने के बाद तो स्टेन कम होते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं। यानी आपका मतलब ये है कि हमने 2 दफा ब्रश तो किया जी, लेकिन बाकी दिन में डेली रूटीन, हाँ जी, डेली बाकी दिन में अगर कुली हम कर लें जी, जो हम ले रहे हैं, लाइक चाय पिए उसके बाद एक दफा रिंस कर लें जाके, ठीक है। अगर कुछ मीठा लिया उसके बाद रिंस कर लें, इस तरह की चीजों के बाद एक आप रिंस कर रहे हैं तो वो डिपॉजिट्स या जो भी चीज है वो आपके दांतों पे ज्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करेगी, तो
आप वो उस चीज का फिर उतना नुकसान नहीं होगा। यानी कि जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई हार्ड ब्रश करते हैं यूज, सो आपने हार्ड ब्रश बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, ऑफ एंड ऑन आप ऑल्टरनेटिव डेज पर इस्तेमाल कर ले, बट इसको रेगुलर जिनको ज्यादा शौक है कि लाइक नहीं करना, यस, ज्यादा शौक वालों को। अदरवाइज मेरे ख्याल में गो फॉर द मीडियम वन और द सॉफ्ट वन। बट थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमारे शो के लिए वक्त। इसी के साथ अभी हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक के बाद अभी हम रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां से एक बड़ी इंस्पिरेशनल सी स्टोरी हमारे पास है। वो स्टोरी इस तरह से है कि वहां के एक नौजवान है जिनके पास बीनाई नहीं, आंखों का नूर नहीं है और मोहब्बत करते हैं वो इल्म से बहुत ज्यादा, और इसी सिलसिले में वो एक कॉलेज पहुंच गए जहां पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं। सो मेरे ख्याल में हम डिस्कशन बाद में करें, पहले चलकर रिपोर्ट देख लें। चलो रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट देख लें। अच्छा, ये नौजवान है वो जो हम देख रहे हैं किस तरीके से वो अपनी तालीम की जस्तजू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए ये मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं, आना जाना अपना घर में सब जगह पे वो है, वो सारे का सारा मतलब उनका। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये देख रही थी, मुझे लगा कि वो भी पहुंचे हैं, बट ये देखें कि किस तरह से वो एडमिशन ले चुके हैं और वो बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं। और जितने भी ये मेडल्स और ये ट्रॉफीज आप देख रहे हैं वो इसी नौजवान की हैं। बड़ी अप्रिशिएबल बात है। और इस तरह के जो नौजवान हैं, मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका भी हौसला बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं कि हम लोग सब कुछ होते हुए भी कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, या जो टारगेट्स हमने सेट किए होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते, तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं। बट इस तरह के भी जो नौजवान हैं, जो देखें आम लोगों के साथ, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके साथ बैठकर किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। सो ये तमाम जिस तरह से आपने बात की, जुस्तजू और लगन की बात होती है। ठीक है, बिल्कुल। ये पैकेज हम लोगों ने देखा, इसके साथ थोड़ी सी जरा बात हो जाए। हरमीत, आप ये देखो कि अल्लाह ताला, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला जब किसी को किसी चीज से महरूम रखता है, किसी बीनाई से या सुनने से, या मतलब कोई भी और कोई ऐसी चीज हो, तो उसको कहीं ना कहीं और नवाजता है। कहीं जहानत दे दी, कहीं उसकी अगर वो फर्ज किया आंखें हैं, बहरा है, तो उसको आंखों में इतनी तवानाई दे दी कि वो उसकी मदद से कुछ और कर पाए। और कहीं ना कहीं ये ऐसे नौजवानों की अगर हम बात करें तो वो नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग जो माशरे में किसी न किसी वजह से काफी मायूस नजर आते हैं, तो ये उनके लिए मशल-ए-राह बनते हैं। मेरे ख्याल में एक हौसला बढ़ाने के लिए ये लोग आते हैं मैदान में। हमने देखा है कि कई ऐसे जो है लोग हैं, मुख्तलिफ समातों से वो महरूम है, बेनियाई से महरूम है, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी कारकर्दगी, ऐसा कारनामा वो सरंजाम दे देते हैं। चाहे हम क्रिकेट में देखें, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में, या डॉक्टर्स में, या जज को देखें, हालांकि कि एक जज जो है वो बेनियाई से महरूम है। इस तरह रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हमने ऐसे लोग देखे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए जो बहुत जिंदगी में हार मान जाते हैं। वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ होते हुए भी उनके पास उनकी आंखें भी सही सलामत होती है, कान भी, हाथ भी, टांगे भी, पांव भी, सारी सब कुछ, उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे में हम इन लोगों को देखते हैं जिनका कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन उस कमी को वो अपनी कमजोरी नहीं बनाते, बल्कि वो जिंदगी की इस दौड़ में और आगे निकलते हैं और आगे निकलते हैं, और लोगों को बताते हैं कि भैया जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, तो मेरे ख्याल में हिम्मत आप नहीं करोगे तो मदद अल्लाह भी नहीं करता है। आप हिम्मत करोगे तो रब की तरफ से भी मदद आ जाती है, और आपकी कामयाबी जो है आपकी हिम्मत की बदौलत ही आपको मिलती है जब आप मेहनत करते हो। इस नौजवान को देख के भी जाहिर बात है कि उसकी इतनी लगन है, और जो ट्रॉफी दिखाई गई है, इतनी कम उम्र में मुख्तलिफ ट्रॉफी जो है उन्होंने जीती है, शील्ड जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनकी मेहनत का ये सिला है और उनको ये सिला मिला है। हमारे यहाँ देखा जाए जो ब्लाइंड क्रिकेट है, वो क्रिकेटर दुनिया जहान में उन्होंने नाम मनवाया हुआ है। हमारी टीम में भी दो तीन दफा आ चुके हैं। हाँ। पाकिस्तान टॉप पे है ब्लाइंड क्रिकेट की, मतलब उसमें दुनिया में देखा जाए। तो यही बात हरमीत वाली भी, और मैं भी यही बात स्टार्ट में कह रही थी कि हम लोग इस तरह से हैं, हम लोगों से बड़ा हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं, और शायद हम भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं कभी ना कभी, कि सब कुछ होते हुए भी
हिम्मत हार दी, या छोटा सा कोई अगर एक सेटबैक आया तो उससे जी कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और इतनी मायूसी वाली बातें। बट इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल में देख के इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी चीज आपको नजर ना आए तो दुनिया क्या रह जाती है, बट फिर भी इस तरह के लोग हिम्मत ना हारे और तालीम हासिल करें, ये जुस्तजू, और फिर ना सिर्फ तालीम हासिल करें बल्कि अच्छे रिजल्ट शो करें। सो ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल बात है। बट अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद हो गए। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो दुनिया भर में बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, बट इस वक्त बहुत सी जुबानें ऐसी हैं जिनको बहुत से खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी तकरीबन 65 के करीब जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 35 के करीब जुबानें ऐसी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मादूम होती चली जा रही हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इलाके, यहाँ की बहुत सी जुबानें हैं, प्लस अगर हम थर को देख लें यहाँ की भी कुछ जुबानें हैं, और होता क्या जा रहा है कि बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। सो पाकिस्तान में मादूम होती हुई जुबानों को महफूज करने का क्या तरीका हो सकता है और कैसे इन्हें दोबारा से जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि आज आलमी मादरी जुबान का दिन भी मनाया जा रहा है। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं मुहक्किक, दानिश्वर और सहाफी फरूख सुहेल गोविंदी साहब। जनाब गोविंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब रऊफ साहब। जी, सबसे पहले तो आपको देनी चाहिए आपके सफरनामे पे मैं हूँ जहाँ गर्द, उसके ऊपर मतलब आपने जिस तरह से लिखा है। अब आप एक बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने वाले आदमी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर मुल्क में भी, आपसे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता कोई इस मौजू पे बोलने के लिए। बेशुमार ज़ुबानें हैं और फिर हमारी मादी ज़ुबान का भी मसला है। एक तो ज़ुबानों को बचाने के लिए क्या किया जाए, दूसरे अगर देखा जाए तो ये जो ग्लोबलिज्म आता है, ग्लोबलाइजेशन होती है, इसमें और ज़्यादा असर पड़ता है ज़बानों के ऊपर, हमारी अपनी ज़बान के ऊपर भी पड़ता है। जो ज़बानें हम बोलते हैं, पंजाबी हो गई, हमारी उर्दू हो गई, इनके ऊपर भी असरात पड़ते हैं। इन दोनों के हवाले से फरमाइएगा। जी शुक्रिया। ये बड़ा अहम बात है कि ज़बानें जो होती हैं वो इंसानी तहजीबों के तजर्बात की पूरी मिरास होती है। ज़बान खाली बोलना नहीं होता, उसके अंदर पूरी एक जो विजडम होती है वो उसकी वारिस होती है, यानी कि इंसानी तजर्बात जो सदियों या हजारों सालों पर महीत होते हैं। तो जब ज़बान मरती है तो उस तहजीब, इंसानी तहजीबी तजर्बात मर जाते हैं, जो मुहावरों की शक्ल में, जो कहावतों की शक्ल में, जो कहानियों की शक्ल में, शायरी, फिक्र, फलसफे की शक्ल में। तो मैंने तो जो दुनिया घूमी तो मैं एक टूरिज्म में मैं एक एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देखता हूँ कि फलां बल्गारिया के अंदर कौन सी जबान बोली जा रही है, मसलन तुर्की के अंदर। अब तुर्की के अंदर जबानों के लहजे हैं, मुझे समझ आ जाती है कि ये बंदा इस्तांबुली है या लार्स का है, वो ब्लैक सी का रहने वाला है। तो जब जबान मरती है तो तहजीब मरती है। और पाकिस्तान के अंदर दुनिया की एक कदीम तरीन जबान है ब्राहवी, जिसको कहते हैं, जो कि लेगेसी है हमारी ड्रेविडियन जबानों की, और वो जबान मर रही है। और इस तरह मैं एक दुनिया के बहुत बड़े लिंग्विस्ट को मिला जो इंडस के दुनिया में वाहिद एक्सपर्ट है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की 70 साल 60 साल उन्होंने कोशिश की। आस्को परपोला, मैं उनको स्पेशली मिलने फिनलैंड गया और वो मेरा इंटरव्यू अभी तक सेफ है, मैं उसको किसी दिन ऑनर करूंगा। वो उन्होंने इंडस जबान को डी कोड करने की कोशिश की। आपको तो इल्म है कि मिस्री, सुमेरी, यूनानी, ये सब जबानें डी कोड हो चुकी हैं, नहीं हुई तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो जबान है वो डी कोड नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे चौंका दिया। पहले तो मैं उनको मिला, मैंने टाइम लिया, रिक्वेस्ट की हेलसिंकी में, फिनलैंड में, फिर उन्होंने मुझे घर बुला लिया दिलचस्पी से और चाय की, और मैं 1-2 घंटे बैठा। उन्होंने मुझे चौंका दिया कि 2012 में बर्लिन में, पाकिस्तान में उन जबानों पर एक सिंपोजियम हुआ था जिसका जिक्र ही नहीं है पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, रियासती सर्कल में, जो इन अदारों के सरबराह हैं, कि वहां पर दुनिया के जो मुहक्किकीन हैं वो पाकिस्तान में मरी हुई जबानों पे उन्होंने सिंपोजियम किया और उनको महफूज किया। तो वो जबानें थी जो हमारे ये नॉर्दर्न एरिया में मरी हैं, बलूचिस्तान की जबानें हैं पुरानी, जो पंजाब की पुरानी जबानें हैं। उन्होंने घर, इनका पूरा लाइब्रेरी था, और वो जो उसका सिंपोजियम का जो पूरा एक्सट्रैक्ट था कोई 12-13 किताबों की शक्ल में, यानी कि वो फोटोकॉपी पर बनी किताब थी, छपी हुई नहीं। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की वो जबानें हैं जो मर चुकी हैं, मुझे भी उन जबानों का नहीं पता। जब जबान मरती है तो तजर्बा मरता है। अब जिंदा कैसे रखा जाए?
देखिए जबान को जिंदा रखने के लिए उसको अपने तालीमी निजाम का हिस्सा बनाना पड़ता है। पाकिस्तान की जैसे सिंधी है, पश्तो जबान है, ब्राहवी है, पंजाबी है, बलोची जबान है और दीगर जबानें हैं, जैसे मुख्तमा कह रही थी नॉर्दर्न एरिया में दुनिया की शॉर्टेस्ट जबान वहां बोली जाती है नॉर्दर्न एरिया में। इनको हम अपनी जबानों को, कौमी जबानों को, ये विरसा है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन जबानों को अपने तालीमी निजाम का हिस्सा, इसको सिर्फ कल्चर तक, डांस भंगड़े तक ना महफूज रखें, नाच तक, ये अच्छा है। और जब ये कल्चर बुर्जुआ में जाता है ना, ऊपर तबकों में, तो फिर ये कल्चर असल में मर जाता है, फिर वो कल्चर नहीं रहता, वो एक तकरीब बन जाता है। तो जबानों को, पाकिस्तान की कौमी जबानों को, उर्दू जबान बिगड़ रही है। मैं चूंकि एक बड़ा इंटरनेशनलिस्ट हूँ, मैं नेशनलिस्ट भी हूँ और इंटरनेशनलिस्ट भी हूँ, मैं शॉविनिस्ट नहीं हूँ। मैं अगर पंजाबी नेशनलिस्ट हूँ तो मैं उतना ही सिंधी नेशनलिस्ट हूँ, पश्तून नेशनलिस्ट हूँ, बलोच नेशनलिस्ट हूँ, क्योंकि मेरी ये इंसानी तहजीब को मैं एक तहजीब मानता हूँ। तो अब पाकिस्तान के हालात जो हुए हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशनल सर्कल्स में, पॉलिसी मेकर्स में ये इश्यूज नहीं है। आप जैसे दानिश्वर एंकर जो हैं वो इसको इशू बना के आते हैं, तो हमें इनको महफूज करना है, इन जबानों को। ये हमारा असासा है, ये खजाना है इंसानी तारीख का, तहजीब का। इसको तालीमी निजाम में लाएं, इसको अपने लिखने में लाएं। वैसे मैं उर्दू को अब एक अजीब तरीके से मरते देख रहा हूं। मैं यहाँ बड़े दानिश्वर कहते हैं मेरी किताब इंडिया में छप गई, 100 किताब छपे हिंदुस्तान में, उर्दू मर चुकी है हिंदुस्तान में, और हम भी वहां रोमन में एक नई मल्टी नेशनल एक जबान ला रहे हैं। ये तो है वो अंग्रेजी, आई डोंट माइंड कि इंसानी इर्तिका होती है, लेकिन उसका जब हमें कितनी सिविलाइज दुनिया में है, जब हम ग्लोबल विलेज हैं, हमारे तजुर्बात है जबान के मसले पर। मैं आज आपको एक बात बताता जाऊं, जबान के मसले में तुर्कों ने अपनी आजादी की जंग लड़ी थी, वो जबान का मसला था। अतः तुर्क की लैंग्वेज रिफॉर्म के पीछे 150 साल की थी, और उस लैंग्वेज रिफॉर्म की यहाँ तो उसको इस्लामी या मजहबी मसला बना दिया कि उनका मसला ये था कि जो उस्मानली जबान थी, ऑटोमन्स की, वो अशराफिया की जबान थी, और वो सारी फारसी की थी, अरबी तो कम थी, फारस का असर ज्यादा था। तो जो तुर्क थे वो कहते थे वी आर नॉट, हम पर्शियन नहीं हैं, हम अरब नहीं हैं, हम तुर्क हैं। तो उन्होंने अपनी जबान बचाकर आज का तुर्की बनाया। ये जिस तुर्की पर पाकिस्तानी भी आज फख्र करते हैं, मेरे लिए तो खबर नहीं है कि वो उसके पीछे जबान है। जबान ने तरक्की की, जबान महफूज हुई। आज तुर्की देख लें, मुस्लिम दुनिया का वाह तरक्की याफ्ता मुल्क है। बिल्कुल ठीक सर, आप फरमा रहे हैं। सर हमारा एक साथी एंकर भी है हरमीत, जरा उसका सवाल भी ले लें। जी हरमीत। जी सर, अगर हम देखें जिस तरह आपने एजुकेशन की बात की, तालीम की बात की, हमने देखा कि चलो सरकारी स्कूलों में तो कुछ न कुछ जुबानें जो है, चाहे हमने केपीके में पढ़ा है तो पश्तो जुबान जो है हमने पढ़ी लिखी सरकारी स्कूलों में, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में हम आते हैं तो उर्दू भी जो है वो भी लोग भूल गए। बच्चों को ये नहीं पता, 1, 2, 3 का जो हिंसा है वो भी नहीं पता। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एक तो जुबानें, मादरी जुबानें बच्चे भूल रहे हैं, जो कौमी जुबान है उसको भी उसी तरह तरजीह नहीं दी जाती। तो ये कितना नुकसानदेह साबित होगा हमारी आने वाली नस्लों के लिए सर? देखिए, मैंने ये अर्ज किया था कि हमारी उर्दू भी जो कौमी राब्ते की जबान है, जिसको कौमी जबान करार दिया गया है, वो भी मर रही है अपनी तर्ज पर। उसके अंदर ऐसी पेमेंटकारी की जा रही है और वो कमर्शियल बुनियादों पर मर रही है। उसको रोमन में, अच्छा मुझे कोई नहीं है अगर मैन्युस्क्रिप्ट, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट है, लेकिन जबान मतलब हम उसको दुरुस्तगी नहीं करते। बस मैं एक लफ्ज आपको बताता हूँ उर्दू का, तुर्किश एयरलाइन। अभी तुर्किश कोई नहीं होता, या तुर्क एयरलाइन है या टर्किश कह देंगे। तो जब जबान मरने लगती है तो इंटेलिजेंशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब पाकिस्तान में अर्दुगान अंग्रेजी से पढ़ लिया, यहाँ पर सार्तरे भाई किसी फ्रेंच से पूछो प्रोनाउंसिएशन क्या, यहाँ पर सातिह है। ये मैं पीएचडीओ की बात कर रहा हूँ, चूंकि हम तहकीक करना मुश्किल काम है, मुशक्कत का, तो इसीलिए उर्दू भी मर रही है। मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान में तो मर चुकी है। यहाँ पर मैं उन लोगों पर हैरान हूं तो जो फख्र से कहते हैं हिंदुस्तान में मेरा छपा, पाकिस्तान में जिंदा है उर्दू। चूंकि मैं किसी जबान के भी खिलाफ नहीं हूँ, उर्दू हमारी राब्ते की जबान है और मैंने इस जबान को कंट्रीब्यूट किया प्रैक्टिकली। जैसे राउफ साहब को पता, मैंने 800 से करीब दुनिया का लिटरेचर तर्जमा करके उर्दू में छापा है। पाकिस्तान के किसी प्राइवेट, किसी सरकारी अदारे ने और दुनिया का नायाब लिटरेचर, नायाब किताबें छापी हैं। अच्छा फरूक, हकूक लेके छापी है। जी फरूक, किसी जबान के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी पंजाबी जबान का बड़ा हामी हूं।
जी बिल्कुल, आपने आखिरी जो बात की वो बिल्कुल पंजाबी ज़बान की बात की। अब पंजाबी ज़बान के हवाले से देखें, आपने शुरू में अशरफिया की भी बात की है। अशरफिया हमारी जो है वो जिन ज़बानों को छोड़ देती है उनके और ज़रा चांसेस हो जाते हैं मादूम होने के। और इस वक्त ये है कि बलूचिस्तान में बलोची पढ़ाई जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो पढ़ाई जाती है, सिंध में सिंधी पढ़ाई जाती है, लेकिन पंजाब में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। और उसी वजह से शायद अब वो बोली भी नहीं जाती उस तरीके से, उसके ख़त्म होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस हवाले से कुछ करने का मतलब क्या प्लान किया जाए, क्या कुछ किया जाए उसके हवाले से? पहले तो मैं एक बात बता दूं रऊफ साहब, पंजाबियों का जेनोसाइड नहीं हुआ, मेमोरोसाइड हुआ। ये एक पॉलिटिकल टर्म है, किसी वक्त डिटेल में बताऊंगा। हमारी मेमोरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। 1949 में चीनिया वाली बाग के बाद पंजाबी एक बर्रे सगीर की और बंगाली ताकतवर कौमें थी फिक्री हवाले से। देखिए ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने आज से 125 साल पहले नोबेल अवार्ड ले लिया था। इसी तरह पंजाबी, तो पंजाबी जबान को आइन के तहत ये पंजाबियों का हक है, आइन के तहत मैं बात करूं कि 5वीं तक तो लाजमी फौरन करार दिया जाए, 5वीं तक पंजाबी जबान को फौरन लाजमी करार दिया जाए। हम अपने पंजाबी होने पे नाजा ही नहीं है, हम अपने पंजाबी होने पे फख्र ही नहीं करते। हम अपनी जबान पे, मैं तो अक्सर लफ्जों को उर्दू के अंदर अंग्रेजी समो सकती है, कोई हक नहीं है। जबानें एक दूसरे से सीखती हैं, तजर्बा इंसानी तहजीब के तसादुम पर मैं यकीन नहीं रखता, तहजीबों के मिलाप और उसके हम आंगे होने पर यकीन रखता हूँ। अंग्रेजी के लफ्ज हम अगर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो मैं इंटेंशनली मरी हुई जबान पंजाबी के कई लफ्ज हफ्ते में 3-4 लफ्ज में अपने बहसियत एडिटर जमहूरी पब्लिकेशन में मैं जमा करता हूँ कि ये इसको उर्दू में मुतारफ करा दो और साथ तारुफ। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी 3 सतह पर पंजाबी रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि लैंग्वेज को मुतारफ करवाने के लिए आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे आज आपने खुसूसी तौर पर एक बड़ी संजीदा डिस्कशन रखी है। और दूसरा, इंटेलिजेंशिया में लिखने वालों की जिम्मेदारी है कि हम इस पर फख्र करें। तीसरा, जब तक रियासत मुदाखलत नहीं करेगी, हम तख्त लाहौर के खिलाफ तो बड़ा बोलते हैं, तख्त लाहौर की जबान ही कोई नहीं, बेचारों ने छीन ली है लाहौर तख्त की पंजाबी जबान। तो पंजाबी जबान को लागू करना उतना ही पंजाबियों का हक है जितना सिंधियों का, पश्तूनों का, बलोचियों का। और आप देखें, मैं एक ट्रिब्यूट दूंगा उन पंजाबी गुलकारों को जो लंदन में बैठे हैं, उन्होंने ट्रेंड दिया और वो सिख लोग थे। उन्होंने पंजाबी गीत के जरिए, भंगड़े के जरिए सिखों की कंट्रीब्यूशन है। पंजाबी, मैं पंजाबियों को मजहब में तकसीम नहीं करता, पंजाबी है, वो सिख हो या हिंदू हो या कोई भी मजहब का या क्रिश्चियन हो। लेकिन एक मैं हिस्टोरिकल फैक्चुअल बात बताने जा रहा हूँ कि 80s में जो लोग वहां पर बच्चे पैदा हुए, जो पंजाबियों की दूसरी नस्ल थी, जो सिंगर्स थे, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की बॉलीवुड आज पंजाबी गीत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो ये वो सिख बच्चे थे और बच्चियां थी जिन्होंने वलायत में बैठ के गीत गाए। आज पंजाबी गीत के बगैर हमारा ना कोई ड्रामा मुकम्मल होता है, ना बॉलीवुड की मूवी मुकम्मल होती है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे ख्याल में बात का कंक्लूजन यही है कि जो जितनी भी जुबानें हैं, मादरी जुबानें हैं, वो हमारा असासा है, खजाना है। उनको महफूज करने के लिए और उनके फरोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए हुकूमती सतह पर। सर, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे, अदरवाइज हमें ब्रेक पर जाए। बिल्कुल, जैसे फरूख ने कहा कि और कुछ नहीं तो 5वीं जमात तक पंजाबी को पंजाब में पढ़ाया जाए, हाँ। इस जबान को फरोग देने के लिए। अदरवाइज ये तो है ही, जैसे उर्दू जबान के बारे में उन्होंने कहा, तो मुझे याद है इंतजार हुसैन के साथ एक इंटेलेक्चुअल का मुकालमा था, तो उन्होंने कहा कि 50% तो उर्दू भी हमने मार दी है, और इस तरीके से मार दी है कि अब गालिब और इकबाल भी किसी की समझ में नहीं आते, तो बाकी भी बड़े शोरा जो हैं वो नहीं आते। ये राब्ते की ज़बान तो बन गई, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल ज़बान के तौर पे ये ऐसे सब मर रही है, तो इसकी भी हिफाजत का इंतज़ाम होना चाहिए, इसमें लिखा जाना चाहिए। पंजाबी की भी हिफाजत का इंतज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी जैसे बलोची, पश्तो, सिंधी, ब्राहवी और बड़ी ज़बानें हैं, उनका एहतमाम होना चाहिए, उनको बचाने का तरीक़ेकार होने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ सदर मुमलिकत की जानिब से, और इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर देखा जाए किसी भी फर्द के तशख़्ख़ुस पर हमले करने वाले के लिए जो सज़ा है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, और कुछ केसेस में 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस को बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना है, बिकॉज अगर हम देखें
तो इसके बारे में ये बात कही जा रही है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, जिनमें अपोजिशन जमातों के भी कुछ लोग शामिल हैं, पार्टीज शामिल हैं, सियासी हलकों की जानिब से और मीडिया के बहुत से लोगों की जानिब से, मीडिया नुमाइंदगान और तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि बेसिकली ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें तरमीम ही अपोजिशन और मीडिया की आवाज को दबाने के लिए की गई है। सो इस वक्त हम इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। जी ताज साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब। अच्छा ये फरमाइए, एक तरफ तो गवर्नमेंट का ये कहना कि जो एक फजा बन गई हुई है हुकूमती अहदेदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की, प्राइम मिनिस्टर की बीवी तक को नहीं छोड़ा जाता, उनके बारे में बात इस तरह से कर दी जाती है, जिस तरह से एक घटिया ज़बान सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई हुई है, इल्ज़ामात की सियासत चल रही है, और दूसरी तरफ ये कवानीन है जो ऑर्डिनेंस की सूरत में अब हम पे लागू किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से फरमाइए कि इसका बैलेंस किस तरीके से किया जाए कि वो जो एक घटियापन की सियासत है, जो घटियापन की सियासत तो नहीं कहना चाहिए उसको, जो सोशल मीडिया के ऊपर चलन चला हुआ है उसको भी खत्म किया जाए और ये कवानीन भी जो है इनसे भी बचा जाए। देखिए ये आए हैं और मैंने सरसरी नजर से देखा है इनको, क्योंकि मसला ये नहीं है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं या इस पर बहस करनी, मामला ये है कि इसको कैसे खत्म करके और कचरेदान में फेंका जाए, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जो किसी और एजेंडे पे चल रहे हैं और वो इस हुकूमत की कबर खोदना चाहते हैं। हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मीडिया की आवाज दबा दी जाए, तो मीडिया की आवाज को हुकूमत की खबर वो नहीं दबा सकते, उन्हें पता है कि नहीं दबेगी। अगर लाखों आदमी आ जाते हैं इस कानून को तोड़ने के लिए तो आप कितने लोगों को बंद करेंगे? हमारे बिटाई साहब ने कहा था कि मुल्क में ही मंसूर के ही डिने के तरह कि मुल्क में तो अब एक एक मंसूर है, आप कितनों को फांसी पे चढ़ाएंगे? तो ये तो जाहिर है कि दिस इज अ नॉन स्टार्टर, ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे और ये सिर्फ किसी ने इनको मशवरा दिया है इसलिए कि इनका खात्मा जल्दी। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो माजी में यानी 2016 में जब नवाज शरीफ साहब के हुकूमत में ये कानून आया था, 3 साल की सजा जब बात हो रही थी, तब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो वो कहा करते थे कि बेशर्मी की हद है कि आप सोशल मीडिया पे और सहाफ़ी पे पाबंदियां लगाएं। लेकिन आज हम देखते हैं, और इसी तरह इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जब कोई वजीर या मिनिस्टर जाता था तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी इसको इल्जाम वो कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए कि एक मिनिस्टर वहां पे जाता है और वो इलेक्शन मुहिम चलाता है। आज हम देखते हैं वो दोनों चीजें जिसकी वो मुखालिफत कर रहे थे आज वो उसी चीज के हक में आ गए हैं और वो बिल ही लेके आ गए हैं। क्या कहेंगे सर इस पे आप? नहीं हरमीत, इमरान खान अब इररिलेवेंट हो चुके हैं और जाहिर है कि जब खात्मा करीब होता है तो फिर इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि हम आपस में सियासत में एक महज़ब कल्चर लाएं, सिविलाइज्ड कल्चर इन पॉलिटिक्स, उसकी जरूरत है। और हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम कोई ऐसी बात ना कहें। अगर हम किसी पे इल्जाम भी लगाते हैं तो वो इल्जाम ऐसा होता है कि जो सबको पता होता है और सबके सामने होता है और जिसके सबूत मौजूद होते हैं। ये वो गैर महज़ब जो सियासत है उसकी जो ये दे आर द वंस हु चैंपियन दिस अनसिविलाइज्ड पॉलिटिक्स, और वही अब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को सिविलाइज होना चाहिए, तो पहले खुद सिविलाइज हो जाए। ये जो कानून जी ताज साहब बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल कि जो महज़ब होने की बात हो रही है पहले खुद तो महज़ब हो लें। तो हमारे साथी हैं जी ताज साहब, ये फरमाइए कि ये जो गैर शाइस्ता नाशाइस्ता किस्म की जबान चल पड़ी है, चलन चल पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर, इसका खात्मा किस तरह से किया जाए? नहीं देखिए, इसका बुराई के जवाब में जाती है।
जिस वक्त आप ये शुरू कर देते हैं कि फलाना चोर है, फलाना चोर है, तो बुराई का अगर बार बार जिक्र किया जाए तो उससे बुराई फैलती है। इसका तो सिर्फ ये होता है, ये नहीं कि आप डंडे के जरिए उसको खत्म करें, बल्कि अच्छी बातों के तस्करे करें, जो खूबियां हैं लोग में वो उसका तस्करा करें। तो बिल्कुल जैसे इमरान खान ने बाद में आके इन स्विंगर की थी, जिस वक्त उनको वो फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद आउट स्विंगर तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इन स्विंगर इतनी परफेक्ट कर ली कि उनको खेलना मुश्किल हो जाता था। तो उनकी भी अच्छी बातें हैं दो चार, उनका भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसका खात्मा करने के लिए, बुराई का खात्मा करने के लिए ये जरूरी है कि हम अच्छी बातों का जिक्र करें, ताकि दूसरों को भी तरगीब हो कि वो अच्छे काम करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं फलाने ने इतने अरब चुरा लिए, फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने ये कर लिया, तो इससे बुराई फैलती है। हर आदमी सोचता है कि अगर फलाने ने 200 करोड़ चुराए तो 1-2 करोड़ मैं भी चुराऊं। तो ये बुराई को फैलाने का, और मुझे इस पर हैरत नहीं है कि पाकिस्तान में जितना करप्शन का जिक्र हुआ है उतना ही करप्शन बढ़ा है। तो करप्शन का जिक्र आप कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल जरूर सबूत लाइए, अदालतों से सजा दिलवाइए, और एक जो हर जगह फैली हुई करप्शन है उसको भी गौर कीजिए कि अब आप अगर किसी से मिलने जाएं तो जब तक कि आप किसी की जेब में गर्म करें, अंदर आप कमरे के दाखिल नहीं हो सकते। इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आम आदमी को परेशान कर रहा है करप्शन। आप पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत नहीं कर सकते जब तक कि जो बाहर बैठा है आदमी उसकी मुट्ठी में आप 200-400 रुपए न रखें। अब ये तमाम चीजें जो है ये फैली इसलिए है कि हम हर वक्त बेईमानी का, चोरी का हम जिक्र करते हैं। अगर हम अच्छी बातों का जिक्र करें, और माशरे में बहुत सी मिसालें हैं जो अच्छाइयाँ कर रहे हैं, जो नेकियां कर रहे हैं, जो दूसरों के काम आ रहे हैं, जो ईमानदार हैं, जो बड़ी से और ये हर तबके के अंदर है, यानी अमीर तबके तक के अंदर आपको 2-4 ईमानदार लोग मिल जाएंगे। तो अगर उनका जिक्र किया जाए तो मेरे ख्याल से इस बुराइयों की जगह अच्छाइयाँ फैलेंगी। बहुत मेहरबानी सरकार। शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मुआशरे में और भी बिगाड़ हैं, उन तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, बट मेरे ख्याल में इस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से ताज साहब फरमा रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती या एटलीस्ट मुश्किल जरूर हो जाएगी। सर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब यह है कि इसको बैलेंस करना वाकई बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ हम देखा जाए तो सोशल मीडिया की जो ज़बान बनती चली जा रही है वो इस कदर खौफनाक है कि जिसके लपेट में आके शायद बहुत कुछ खराब हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरह के कवानीन है ड्रैकोनियन जो बिल्कुल ही गला घोटने के मुतरादिफ है। और वाकई ताज साहब की बात सही है कि ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो आप ये देखना कि जो सोशल मीडिया का फैलाव है उसके बाद सैकड़ों नहीं हजारों के हिसाब से केसेस बन रहे होंगे। वो केसेस कहाँ सुने जाएंगे, उनको किस तरह से उसको देखा जाएगा, सजाएं कितनी होंगी, सजाओं के नतीजे में रिएक्शन क्या आएगा, ये सारा कुछ है। लेकिन हमारा एक चीज है, एक तो पहली बात इम्प्लीमेंटेशन करना इसकी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बात यह है कि तमाम सहाफती तंजीमों ने इस बिल को, इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया, उनको भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा हाजिर ब्रेक के बाद। वैसे तो देखा जाए तो PSL का तमाम जो हंगामा है वो बहुत खुश उसलूबी से चल रहा है, बहुत ही अच्छे इंतजामात हैं और बड़े ऑर्गेनाइज अंदाज में तमाशाई जाते हैं स्टेडियम में। बड़े भरपूर है स्टेडियम इस वक्त लाहौर का। 1-2 मैचेस के लिए वहाँ पे जाना हुआ और मैंने जाके देखा कि लोग बड़ी जोशो खरोश के साथ एंजॉय कर रहे हैं। टूर्नामेंट के मैचेस भी बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं और 4 बेहतरीन टीमें जो अब प्ले ऑफ में हैं उनका भी इंतखाब हो चुका है, वो अब अपनी जगह बना चुकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स अपनी जो इस टॉप 4 टीमें हैं उनमें से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है, एक तो ये जो आपने बात की है कि फेस्टिविटी बहुत ज्यादा है, PSL का मेला भी सजा हुआ है, सब एंजॉय भी करें, बट ऐसी तमाम तर सिचुएशन में प्लेयर्स का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। और अभी हम आगे चलकर मैं वही बात डिस्कस करेंगे कि एक जो प्लेयर है उसने
थोड़ा सा गहनाने की कोशिश की है इस तमाम फेस्टिविटी को, इस तमाम मेले को। जेम्स फॉकनर जिन्होंने अपने रवैये की वजह से एक दाग लगाने की कोशिश की, बड़ा अच्छा हुआ कि उनको अलग कर दिया गया, उनके ऊपर पाबंदी लग गई और आइंदा के लिए अब उनको टूर्नामेंट ये जो है इसमें खिलाया नहीं जाएगा। जेम्स फॉकनर के बारे में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि उनका रवैया पहले भी इसी तरह का है। ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम जिसके लिए वो खेलते हैं बिग बैश में, उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने इंग्लैंड में शराब नोशी करते हुए और एक गाड़ी चलाई जिसके ऊपर उनका जुर्माने की सज़ा हुई। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के नस्ली इम्तियाज़ की बुनियाद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनके ऊपर बेहुदा जुमले कैसे उनको उसका निशाना बनाना। सर ये जो आप बातें करें तो अपनी जगह है, बट हम यहाँ पर पीसीबी का देखें जिस तरह से जेम्स फॉकनर का रवैया रहा है, इमिग्रेशन हुकाम से बदतमीजी, होटल इंतजामिया और वहां पर जो तोड़ फोड़ कर गए, फिर इस तरह से पूरी मतलब लाइक बहुत ही अजीब स्ट्रेंज सा बिहेवियर था। पीसीबी ने सिर्फ उन पर बैन किया है। मेरे ख्याल में बात थोड़ी सी ज्यादा, रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा, बैन से ज्यादा चीज होनी चाहिए थी। बट एनीवेज इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रऊफ साहब। सर जनाब आप खैरियत हैं, उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे तमाम टूर्नामेंट की जिस तरह प्रीसीडिंग है। लेकिन जेम्स फॉकनर के हवाले से जरा एक बात की जाए तो एक बदतमीज आदमी शुरू से ही वो रहा है और उसके बारे में आई हैं, अब सामने आ रही हैं। उसमें बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिसमें उसको शायद ये सजा थोड़ी है जो दी गई है। देखिए मसला ये अब्दुल रऊफ साहब के उसको पहले ही ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर किया गया है, उसमें सेलेक्ट नहीं होता। और जिस तरह आप बता रहे थे कि दुनिया भर में उसकी जो रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ड्राफ्टिंग में शायद उसका नाम इसलिए शामिल किया कि एक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर है जिसका अपना एक नाम है, लेकिन उसने अपना वही रवैया अख्तियार किया जो माजी में उसका रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा अक्लमंदी से काम लिया कि उसको आइंदा नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके खिलाफ यहाँ कोई कार्रवाई होती तो ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम 27 फरवरी को पाकिस्तान आ रही है और तकरीबन 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान है, तो मुश्किल हो सकती थी। मेरे ख्याल में बड़े सही तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया है। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर इस तरह की हरकत ऑस्ट्रेलिया में करता कि फानूस तोड़ देता और कोई बदतमीजी करता तो उसी वक्त उसको डिपोर्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर चूंकि उसने 2 मैचेस वैसे ही नहीं खेलने थे, उसने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि मैं जा रहा हूँ, तो अच्छा ही हुआ इस मामले को बजाय ज्यादा उछालने के इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ तक महदूद किया कि आइंदा जेम्स फॉक्सर जो है PSL की ड्राफ्टिंग में शामिल नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये देखा जाए तो जैसे फानूस तोड़ा जाए या इमिग्रेशन हुकाम के साथ बदतमीजी की जाए तो ये तो बाकायदा एक पुलिस केस बनता है अगर आप देखा जाए तो। लेकिन आपने जैसे फरमाया बिल्कुल ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, उस मौके के ऊपर इस तनाज़े को उछालने की इतनी ज्यादा शायद जरूरत नहीं महसूस की पीसीबी ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रऊफ साहब, क्योंकि अगर हम इस मामले को और तूल देते या कुछ और मसला होता तो फिर पाकिस्तान की जगहसाई, वैसे ही इसमें रंग में भंग डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो PSL जो हमारा ब्रांड बन चुका है, दुनिया भर की नजरें इस पर लगी हुई है, तो फॉकनर ने जो काम किया है उसने तो ये किया कि भाई पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाया है। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अगर आप फॉकनर को जो है उसको और ज्यादा अहमियत देते तो उससे पाकिस्तान की ये जो ब्रांड है इसको नुकसान पहुंचता। ठीक है, वो चला गया, अब मामला अब आइंदा उसको कभी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में उसकी जगहसाई हो रही है। आप देखें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी उसके हवाले से अब्दुल रऊफ साहब कोई पैगाम या कोई भी उसके हवाले से वजाहत नहीं दी। इसका मतलब है कि वो खुद भी उससे नाला है। तो जो हुआ सो हुआ, मेरे ख्याल में उसको जाना ही बेहतर था पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो PSL बड़े मुश्किल से बहाली हुई है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप इस पर नजरें भी हैं, उनकी कुछ ट्वीट से जो है हिंदुस्तानी मीडिया में जिस तरह एक मनफी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बड़े बुरा रवैया जो है उसके साथ रखा गया, इस चीज को बड़ा उछाला जा रहा है। आप नहीं समझते कि इस पूरे मामले को जिस तरह हमने एक नरमी तो बरती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के सामने ये चीज रखनी चाहिए पाकिस्तान को? सर देखिए, रखेगा तो सही है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन भारत तो तलाश में रहता है कि कोई भी ऐसा वाकया हो जिसको हाईलाइट किया जाए सोशल मीडिया पर। भारतीय बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जहां तक मुआवजे का मामला है जो उसने इल्जाम लगाया बिल्कुल गलत है। जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं जो PCB से अटैच है, PCB दुनिया का
वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है कि जो खुद पैसे देता है, जहां पर दुनिया में लीग होती है और फ्रेंचाइजेस देती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गारंटी ली है कि हम पैसे देंगे, 70% वो पहले दे देते और 30% 40 दिन के बाद, और फिर बाद में वो फ्रेंचाइज से जब अपना हिसाब किताब करते हैं तो वो पैसे ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इस मामले पर जो है ना भारतीय सोशल मीडिया अगर शोर मचा रहा है, मचाने दें। ये लीग हमारी इतनी जबरदस्त, इतनी कामयाबी से अपने इख्तिताम की तरफ गामदन है। हालांकि इस मतलब कोई बड़ा टॉप का क्रिकेटर नहीं आया सिवाय राशिद खान के जो इस वक्त करंट टीम में, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हुआ, जो भी हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बेहतर हुआ। बिल्कुल ठीक हो। इकबाल बेग साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, सो थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। कराची को अगर देखें वहां पर जराइम की शरह बहुत बढ़ चुकी है, और अगर हम लाहौर देखें तो यहाँ पर भी जराइम की शरह जो है वो 60% तक जा पहुंची है। रऊफ साहब, अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, कराची में कहा जा रहा था कि गुज़िश्ता रोज साल की सबसे बड़ी वारदात हुई है, लाइक 100 लोगों को इकट्ठे लूट लिया गया, और वहां पर ना कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार मौजूद था, ना वहां पर पुलिस मौजूद थी, कुछ भी वहां पर मौजूद था। इसके बारे में कल इंशाल्लाह ताला हम तफसील से बिल्कुल खबर लेंगे। लाहौर में भी जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी साहब हमें शो में ज्वाइन करें, सो थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। नासिर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो जराइम की शरह में इतना ज्यादा इजाफा देख रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है? क्या गुर्बत, बेरोजगारी, या हुकूमत की जानिब से कोताही, इदारों की जानिब से कोई कोताही है? देखिए, हकीकत तो ये है कि गुर्बत और बेरोजगारी जो है ये मसला बनता है, बुनियाद बनती है। लेकिन बात ये जो हमारे अदारे कहा है, हमारे यहाँ पुलिस को अगर आप देखें तो पहले ये कहा जाता था, रोना रोया जाता था कि उनकी तनख्वाहें कम है। अब उनकी वेजेस भी बहुत अच्छी है, एलीट फोर्स भी मौजूद है, हमारे यहाँ डॉल्फिन भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद, फोर्सेज मौजूद है, जगह जगह नाके लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इस साल के अंदर 7000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छीन ली गई। ये सब लाहौर की बात है? जी, लाहौर की बात कर रहा हूं। 7000 से ज्यादा। ठीक, अब बताएं इस पे रिस्पांस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोटरसाइकिल या गाड़ी कोई जरूरी नहीं है कीमती गाड़ियां छीनी गई होंगी, वारदाती है तो वारदाती होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल तो गरीब आदमी की सवारी है। आप ये सोचिए कितना नुकसान है। अच्छा, फिर इसको भी छोड़ दें, एटीएम से आप पैसे निकलवाने जाए, मुझे बड़ा शौक था कि कभी मेरे साथ वारदात हो इस तरह की। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि सुनता था ना कि ये होती है, इस तरह होता है, ये होता है। एक रोज मेरे साथ हो गई वारदात। मैंने गया, मैंने एटीएम से निकाले 10,000 रुपए। फिर मैंने सोचा नहीं 10 और निकाल लूं, क्योंकि बेटी मेरी कह रही थी उसने भी शॉपिंग करनी थी और मुझे लेके उसके फंक्शन था कोई यूनिवर्सिटी में, तो कहने कि मैंने नया जोड़ा लेना, तो मैंने कहा और पैसे निकालो। मैं 10 निकाले, फिर 10 और निकाले, और मैं जेब में डाले, मैं वापस आके गाड़ी में बैठा। मैंने कहा लो भाई, मैं अमीर हो गया और चले। खिड़की से आवाज आई, इधर ले आओ। पिस्तौल सामने थी। मैंने कहा तो अब मैं चूंकि बड़ा कीन था या बड़ा जाहिराना अंदाज में सोचता था कि कभी मेरे साथ ही वारदात हो, देखे मैं क्या करता हूँ, तो मैंने कोई 10-1000 दफा ये सोचा कि क्या मैं इसके साथ निपटने की कोशिश करूँ। तो अगली सीट पे बेगम बैठी थी, पीछे बेटी बैठी थी। उन्होंने कहा जल्दी करो। मैं कहा हाँ दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं वर्किंग कर रहा था, मैं जेब से पैसे निकाल रहा हूँ। मैं कहा यार आ गया तू, बिल्कुल तेरे ही आके एल पर एल। अब मैं टाइम ले रहा था कि क्या मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। जहन और दिमाग और दिल ने मिल के कहा कि कुछ ना करना, वरना पिस्तौल की गोली पे नाम किसी का भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा मैंने कहा नहीं, बच्चे भी शोर मचा रहे थे, मैंने फौरी तौर पर उसे दे दिया। अब वो इतना माशाल्लाह था कि उसने वो 20,000 लेने के बाद मुझे 900 रुपए और थे मेरी जेब में ना, अभी दे। मैं कहा यार रहने दे। नहीं। अब वारदात क्या? वारदात ये है कि एटीएम के जो बूथ बने हुए हैं उसके बाहर एक कागज लगा होता है जिससे अंदर का नहीं पता लगता, और उसने ये भी लिखा होता है कि हम कुंडी लगा ले, क्योंकि उसका मतलब है कि अंदर भी वारदात होती है। तो लोग आ जाते हैं और अंदर से पैसे ले जाते हैं। पिस्तौल बहुत बड़ी चीज है। ये मामला हुए तो वहां मैंने देखा कि वो कागज कोई नहीं थे। इसका मतलब कि बाहर से वो अंदाजा लगा रहा है कि 10,000 निकाले। अच्छा, ये वारदातें बहुत ज्यादा हो गई, मतलब हमने देखा 60% इजाफा हो रहा है, इसका हल क्या किया जाए? मतलब इस 60% इजाफा हो तो आप ये देखें ना कि 2 लाख वारदातें लाहौर में जो है 2 लाख वारदातें होंगी। जराइम इतना बढ़ गया है। इसका हल ये है कि देखें, सिर्फ
पुलिस अफसरों को तब्दील करना जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत यहाँ हर वक्त तब्दील कर दिया। आईजी कितने तब्दील हो IG चुके हैं? सात बदल गए। गुजरात साहब के दौर में कितने आईजी तब्दील हुए हैं? और इसीलिए होगा कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जराइम कंट्रोल नहीं हो रहा। जराइम कंट्रोल जब भी होगा जब थाने जो है वो लोगों से ताउन करेंगे। आपके साथ वारदात होती है, कोई पर्चा काटने को तैयार नहीं। क्यों? कि डकैती की वारदात जो है वो पुलिस वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म होता है कि आपके इलाके में डकैती कैसे हो गई, सरेराह हो गई, सरेआम हो गई, दिन दहाड़े हो गई, या रात के वक्त हो गई। अभी ये जो चोरी का पर्चा काटेंगे, कभी वो डकैती का पर्चा नहीं काटेंगे, क्योंकि उनकी जो है ना कारकर्दगी उस पर मुतासिर होती है। अब देखा जाए तो ये वो जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आपने जो कहा 7,000 या 60,000 मोटरसाइकिल है, ये वो रिपोर्टेड केसेस है। जी, रिपोर्ट नहीं हुए। जो रिपोर्ट के तौर पे मैंने जो मेरे साथ वारदात हुई मैं थाने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता कुछ नहीं होना। तो इस तरह बहुत से लोग नहीं जाते। बहुत बड़े पैमाने पे बेसिकली कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जरूरत है अगर देखा जाए तो। मतलब ये है कि इसके लिए कोई ना कोई इकदाम उठाने पड़ेंगे। अगली बार जब नासिर साहब आएंगे हम इनसे जरा उस बारे में ज्यादा तफसील से बात करेंगे कि क्या इकदाम किया जाए, मतलब क्या तरीकेकार किया जाए कि इसमें कोई कमी आए। अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं, कराची का तो जिक्र ही क्या, मतलब वो तो एक दिन में एक ही मकाम से 100 लोग जो हैं उनको लूट मार का निशाना बना। देखिए इस किस्म की यहाँ भी होती है, लेकिन बात यही है कि इसकी बाकायदा मनसूबबंदी की जाए, अलग जो स्क्वाड बनाए गए वो इसको देखें। तजवीज़ तो सीधी सी है कि अवाम हुकूमत का काम है कि उनकी जान और माल की हिफाजत। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक नहीं बल्कि हम इख्तिताम करेंगे शो का। आई थॉट ब्रेक है बट पता नहीं लगा, वक्त खत्म हो गया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।